दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर MP सिंह, वर्किंग एज ए एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन एट GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर। जैसा कि आप सबको पता ही है कि पूरे देश में इस समय कोरोना की दूसरी वेव चल रही है। हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए जिद्दोजहद में है। अपने हिसाब से जांचें करा रहा है, अपने हिसाब से इलाज भी ले रहा है, डॉक्टरों की सलाह भी से भी इलाज ले रहा है। पर इन सब के बावजूद कई सारे मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं। वो इतने भाग्यशाली नहीं हैं जो अपनी जान बचा सके, या कई कारणों से उनकी जान नहीं बच पाती है। इस स्थिति में मैं यही कहना चाहूँगा कि कृपया परेशान ना हो, पैनिक बिल्कुल ना हो और कोशिश करें शांत रहने की। हाँ, ये कहना बहुत आसान है कि शांत रहें, इलाज ना लें, और क्योंकि किसी न किसी का कोई जब प्रिय व्यक्ति घर से चला जाता है तो उसके लिए वो बहुत ही कठिन समाचार होता है। आगे का जीवन बड़ा संकट में होता है। पर इन सब के बावजूद मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था, पर समय अभाव के कारण मैं नहीं मिल पा रहा था, वीडियो भी नहीं बना पा रहा था जो मैं शेयर कर सकूँ। और पिछले 1 साल से लगभग हर 15 दिन में मैंने कोविड में ड्यूटी की है। ज़्यादातर मैंने ICU के पेशेंट और HDO वाले पेशेंट को मैनेज किया है, जिसका कि मतलब मुझे लगता है मेरी समझ से हेल्थ में मुझसे ज़्यादा शायद ही किसी ने पेशेंट देखे हों कोविड पॉजिटिव। और मैं ये तो नहीं कहता मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ या बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज है, पर जो भी मैंने सीखा है या इसको मैं समझा हूँ अपने हिसाब से, उसके हिसाब से मैनेज करने की कोशिश की है मैंने। बहुत सारे पेशेंट बचे हैं, बहुत सारे नहीं भी बचे हैं, दोनों ही बातें हैं। तो मैं इस बार इसमें बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये जो दूसरी वेव चल रही है कोविड की, ये अन्य जो पहली लहर थी उससे भिन्न कई मायने में है। एक तो ये है कि इस लहर में कोई भी इम्यून नहीं है, मतलब बच्चे भी उतना ही अफेक्टेड हैं, बूढ़े भी उतना ही अफेक्टेड हैं। जैसा कि पहली लहर में था, जो बीमार लोग थे, जिनको पहले से कोई बीमारी है, किडनी की, लीवर की, कोई हार्ट की या BP की, तो उन लोगों में मोर्टेलिटी ज़्यादा थी। पर इस सेकेंड लहर में यंग पेशेंट भी सीरियस हो रहे हैं, उनको सीवियर कोविड निमोनिया भी हो रहा है। इवन मतलब दे डोंट हैव कफ, उनको खांसी भी नहीं है, बस दे कम विद कंप्लेन ऑफ वीकनेस फॉर जस्ट सम मे प्रेजेंट टू यू विद डायरिया। इवन मतलब उनको दस्त आ रहे हैं, उल्टी आ रही है, जो कि पहली लहर में क्योंकि लोगों को जैसे लगता है कोविड है, निमोनिया है, तो उसमें खांसी ज़रूर होना चाहिए, सांस ज़रूर फूलना चाहिए, जब तक सांस नहीं फूल रही तब तक फेफड़े ख़राब नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं है ना? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आपको शंका हो या डाउट लगे तो जांच जरूर कराएं। जांच कराने में कोताही नहीं करें, डॉक्टर से सलाह लेकर ही इलाज करें। खुद जांच कराकर अपना इलाज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां हैं, ये बीमारी नई है, इसका किसी को कोई इलाज नहीं है। इवन जो गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइंस दी है, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सी, विटामिन C, जिंक्स एंड आइवरमेक्टिन, सभी लोग, ज़्यादातर मैं जितने भी पेशेंट देखता हूँ वो सब यही बोलते हैं, नहीं नहीं सर मैंने कोविड की दवा खा ली है। मैं उनको यही बताना चाहूँगा, इनमें कोई भी कोविड की दवा नहीं है। और फिर आप कहेंगे डॉक्टर साहब आप तो गलत कह रहे हैं, फिर सरकार क्यों कह रही है कोविड की दवा है ना? ये सब दवाइयाँ एंटीबायोटिक हैं, इसमें कुछ एवरमेक्टिन है जो कि पेट में कीड़ों की दवा है। इनका कोई भी अभी प्रूव्ड एविडेंस नहीं है। हर किसी का अलग अलग लेवल ऑफ एविडेंस है कि उस दवा से फ़ायदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो सब दिया जा रहा है। तो इसलिए ये दवाइयाँ जब तक ज़रूरत ना हो आप ना लें। जो सिम्टोमेटिक नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आप दवा खा लेंगे तो आगे बीमार नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है।
नेक्स्ट चीज़ बात आती है, मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इसमें कि खाएं क्या, क्या ना खाएं, क्या क्या छोड़ दें, क्या क्या खा लें जिससे कि कोरोना ना हो, और हो भी गया है कोरोना तो एकदम ठीक हो जाए। और क्योंकि इस बीमारी में मरीजों को, जैसा कि मैंने बताया कि एक लक्षण डायरिया भी है, आपका पेट भी खराब हो सकता है, आपको भूख बहुत कम हो जाती है, लोगों को भूख लगती नहीं है और वो कुछ खा नहीं पाते हैं, प्लस गैस्ट्राइटिस होती है जिसकी वजह से अगर वो खाते भी हैं तो वोमिटिंग हो जाती है। देखिए ये सब लक्षण हो सकते हैं, दवाओं से भी होते हैं और बीमारी से भी होते हैं, तो इन लक्षणों के लिए ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ज़रूरी है, अन्यथा आप दवा नहीं खा पाएंगे। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं ये कहना चाहता हूँ, मरीज़ को भर्ती कब करें। बहुत सारे लोग ओपीडी बेस पे फ़ोन पे ट्रीटमेंट ले लेते हैं और वो इलाज घर पे करते रहते हैं, कभी कभी अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जान पाते हैं कि कब हमें अस्पताल में जाना चाहिए, क्योंकि बेड्स की बहुत ज़्यादा मारामारी चल रही है, ऑक्सीजन है नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल पेशेंट को नहीं ले रहे हैं, कई कारणवश उनके अपने एलिगेशंस हैं, लिटिगेशंस हैं कि वही उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। पेशेंट अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं सेव होता है तो लोग अस्पताल का पैसा नहीं देना चाहते हैं, ओवर चार्जेस के उनके ऊपर आरोप लगाने लगते हैं, डॉक्टर्स को भला बुरा कहने लगते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी होगी। कोई भी सीरियस पेशेंट जब आप अस्पताल में भर्ती करते हैं तो उसमें स्टाफ का, खर्चे का, बिजली का, ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, वो सब कॉमर्शियल टैक्सेस दे रहे हैं, और जितना आप पैनिक होंगे उतना ही आपको लोग एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब अस्पताल वाले अच्छे हैं, ये मैं उनका फेवर कर रहा हूँ, पर आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचें कि सीरियस पेशेंट तो अब बचा नहीं है, अगर फिर हम क्यों पैसा दें, और वो लाश के पैसे ले रहे हैं। कई बार मीडिया में, सोशल मीडिया में लोग वीडियो बना के डालते हैं, देखो लाश देने के 2 लाख रुपए मांग रहा है। उनसे मैं यही कहूँगा कि आपने जब भर्ती किया था, मरीज़ कितने दिन भर्ती रहा है, उसमें क्या खर्चे हैं, जेन्युइन खर्चे आपको माइंड में बियर करके चलना चाहिए कि आप हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, है ना, दे पाए, और वो देना चाहिए मुझे लगता है। और नहीं दे रहे इसीलिए अस्पताल वाले और मरीजों को भर्ती करने से कतरा रहे हैं, वो मरीजों को भर्ती नहीं करते हैं। कई बार उनके पास बेड होता भी है, क्योंकि पेशेंट, सीरियस पेशेंट, उनको पता है एक्सपायर हो जाएगा या एक्सपायर हो सकता है, तो आप लोग ब्लेम करेंगे, इस वजह से वो पेशेंट लेना अवॉइड कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो जेन्युइन खर्चे हों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब जो बताएं वो दे दीजिए, जो जेन्युइन खर्चे हों वो ज़रूर दें। इस समय हर चीज़ महंगी है, लोग जमाखोरी भी कर रहे हैं। जब आटा, दाल, नमक तक महंगा हो गया है, अस्पतालों में ऑक्सीजन 2-3 गुने रेट पे आ रही है, तो बिल तो ज़्यादा होना स्वाभाविक है। रेमडेसिविर है नहीं, रेमडेसिविर जो दवा लग रही है, रेमडेसिविर की बात करें तो ज़रूरी नहीं रेमडेसिविर लग जाएगा तो हर मरीज़ ठीक ही हो जाएगा। रेमडेसिविर के अपने इंडिकेशन हैं, फ़ायदा कर भी सकती, नहीं कर सकती। ऐसा ही मैं सारी दवाइयों के लिए कहूँगा कि जो भी दवाइयाँ दी जा रही हैं सबका इमरजेंसी यूज अप्रूव्ड है। उनका कोई ऐसा अभी तक डाटा नहीं है कि ये दवा दे दोगे तो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नहीं दोगे तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो किसी भी दवा के लिए ये बहस ना करें, अपने क्लिनिशियन के ऊपर विश्वास करें, चाहे वो चेस्ट फिजिशियन हो, चाहे फिजिशियन हो, या फिर जो एनेस्थेटिस्ट हैं, इंटरवेंशनिस्ट हैं, वो उनकी सलाह को फॉलो करने की कोशिश करें, या क्लिनिशियन जो भी क्लिनिशियल इंचार्ज हैं जो आपको ट्रीट कर रहे हैं उनकी सलाह को मानें। अपनी सलाह ना दें, गूगल से जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो नेट से ज्ञान प्राप्त किया है, इन सब से कुछ भला नहीं होने वाला है, आर्गूमेंट करने से कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी चीज़ आती है खाने की। तो खाना जो है व्यक्तियों को ऐसा लेना चाहिए, आप सामान्य खाना जो आहार ले रहे हैं वही ले सकते हैं, मैं तो यही कहूँगा। और उसमें बस थोड़ा सा चिकनी चीज़ें और वो अवॉइड करें, थोड़ा न्यूट्रिशियस डाइट लें, काढ़ा पिए पर एकदम काढ़े के पीछे ना पड़ जाए, काढ़ा सीमित मात्रा में लें, उससे भी गैस्ट्राइटिस आपको हो सकती है। और सुपाच्य भोजन लें जो आप इजीली डाइजेस्ट कर सकें। फिर बात आती भर्ती होने की।
भर्ती होने की। जब मरीज का सेचुरेशन 90 के नीचे आने लगे, या मरीज बेहोश होने लगे, या फिर लगता है कि मरीज़ की स्थिति आगे बिगड़ सकती है, या मरीज़ में पहले से ही कोई पुराने रोग हैं जिनकी वजह से मरीज़ की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, जैसे कि सीकेडी पेशेंट हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, जिनके गुर्दे ख़राब हैं या लीवर ख़राब है, और ओल्ड एज पेशेंट हैं, उनको भर्ती करने के लिए लो थ्रेशोल्ड रखना चाहिए, अलर्ट मोड पे रहना चाहिए, और घर पे ज़्यादा इलाज करने की कोशिश ना करें। अगर पेशेंट बेहोश है तो उसको अस्पताल में ज़रूर एडमिट कराएं। दूसरी चीज़ है अबेक प्रोनिंग। हम ज़्यादातर अपने मरीजों को पिछले साल से ही अबेक प्रोनिंग एडवाइस करते चले आ रहे हैं। अबेक प्रोनिंग होता क्या है? इसमें मरीज को पेट के बल उल्टा लेटना है, और एक तकिया अपने कंधों के पास, एक अपने कमर के पास, और दो तकिया अपने पैरों के पास लगाना है, या जो भी कंफर्टेबल पोजीशन हो। ज़रूरी नहीं आप उल्टे नहीं लेट पा रहे हैं तो आप साइड में करवट पे लेटिए, लेफ़्ट राइट दोनों करवट पे लेट सकते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। पेट के बल लेट कर आपको गहरी सांस लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। इसी को अबेक प्रोनिंग का नाम दिया गया मेडिकल साइंस में। इसका बहुत वंडरफुल रिस्पांस है, जो मैंने दैट आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस 1 ईयर। मैंने वार्ड में भी, आईसीयू में भी अगर पॉसिबल हुआ तो मरीज को अबेक प्रोनिंग किया, और बहुत अच्छा ड्रामेटिक SpO2 इम्प्रूव करता है। तो जो भी मरीज़ हैं जिनको कम भी है, जिनका सेचुरेशन फॉल नहीं भी कर रहा है, तो सभी कोविड पेशेंट को अबेक प्रोनिंग में लेटने की मैं सलाह दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बाकी मैं छोटे छोटे वीडियो बना के और भी भेजता रहूँगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, कोविड के मरीज़ों का इलाज करते करते मैं स्वयं भी पॉजिटिव हो गया हूँ। मुझे ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, अभी मैं घर पर आइसोलेट हूँ, और मैं पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा हूँ, मेडिसिन ले रहा हूँ, अबेक प्रोनिंग कर रहा हूँ, खाने का ध्यान रख रहा हूँ। मुझ में मुझे अभी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हल्का सा फीवर है, गले में दर्द है, थोड़ा खांसी है, और होपफुली आप लोगों के प्यार व आशीर्वाद से मैं जल्दी स्वस्थ होकर आप लोगों की सेवा में फिर से आऊँगा। नमस्कार।